Assalamu alaikum students. Today our lecture is sociological jurisprudence, an important topic from sociology LLB part 1. Sociological jurisprudence. First of all, we should know about sociology. What is sociology? What is jurisprudence? और उसके बाद जो हम है सोशोलॉजिकल jurisprudence पे करेंगे बहस। वैसे क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे, उसके बाद हम उसमें अपने मेन टॉपिक्स लिखेंगे, मुख्तलिफ जो जूरिस्ट्स हैं उनके व्यूज़ लिखेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, इसका जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिख देंगे। लेकिन उससे पहले सोशोलॉजी का व्हाट इज़ सोशोलॉजी? सोशोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और जूरिस्प्रूडेंस सिंपली कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ लॉ। लॉ के पीछे फिलॉसफी क्या है, ठीक है, किस वजह से ये लॉ बनाया गया, क्या फ़िलासफ़ी है इसके पीछे, वो है जूरिस्प्रूडेंस। और जो लोग इस पे काम करते हैं, इसको समझते हैं, इस साइंस को, वो जो फ़िलासफ़र्स होते हैं दे आर कॉल्ड जूरिस्ट्स, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। ड्यूरिंग द 19th century, the concept of police state began to wither away, and the concept of welfare state took precedence due to rapid increase in population, social revolution leading to social unsettlement. Analytical positivism in such matters failed to meet the demands of social stability, giving way to sociological approaches of law. Sociological jurisprudence, a part of sociology, predicts and prescribed social behavior, led to the distinction between a legal sociologist and sociological jurist. वो कहते हैं कि 19th सेंचुरी में, उससे पहले का जो कॉन्सेप्ट था स्टेट के मतलब कि स्टेट को कंट्रोल करके रखा जाता था एक ख़ास फोर्सफुल अंदाज में, वो चेंज हो गया। बढ़ती हुई आबादी की वजह से लोगों के मसाइल भी बढ़ गए और हर तरफ हर चीज़ में जो है चेंजिंग आना शुरू होगी। तो वो पुराना जो सिस्टम था अब वो नहीं चल सकता था। लोग अपने लोगों के इंडिविजुअल इंटरेस्ट पैदा हो गए थे और लोग इस पे गौर व फिक्र करने लग गए थे और आबादी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर वहाँ पे जाके जो जूरिस्ट्स थे उनके जहन में ये आइडिया, ये बातें आना शुरू हो गई कि जो लॉ है, अब जो नेक्स्ट लॉ बनाए जाएंगे उनका जो ज़ाविया नज़र होना चाहिए, उनका जो उनकी जो एक्शनेबल फॉर्म है वो सोसाइटी के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा गया। द सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लॉ is the most important characteristics of our age. Jurists belonging to this school of thought are concerned more with the working of law rather than its abstract content. तो सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि लॉ कैसे एक्शन करता है, इस चीज़ को वो देखते हैं, लॉ के वर्क को, ना कि लॉ के कंटेंट को। वो जैसे भी ऑब्स्ट्रैक्ट है सो है, लॉ सोसाइटी में कैसे काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए लॉ फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा, या लोगों के जो राइट्स हैं उनको ये सेव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसके करैक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल में अब हम समझेंगे। यही आप हेडिंग देंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। द चीफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस आर एज फॉलो। नंबर 1, sociological jurists are concerned more with the working of law rather than with the nature of law. तो जो सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट्स हैं वो वर्किंग ऑफ लॉ जो है इस पे उनका फोकस होता है, ना कि लॉ की नेचर के बारे में, ठीक है, कि लॉ किस नेचर का है, कैसा है, नहीं, बल्कि लॉ सोसाइटी पे कैसे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, सोसाइटी को कैसे चेंज कर रहा है या चेंज नहीं कर रहा, सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये है नंबर 1। नंबर 2, इट कंसीडर्स लॉ एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच कैन बी कॉन्शियसली मेड एंड आल्सो चेंज्ड, मॉडिफाइड आर रिटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो सोशियोलॉजिकल
जूरिस्प्रूडेंस का एक करेक्टरिस्टिक, एक खूबी ये भी है कि ये लॉ को एक इंस्टीट्यूशन समझता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि सोच समझ कर बनाया गया है, सोच समझ कर बनाया जाता है लॉ। इसको चेंज भी किया जा सकता है, इसको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है, और इसको इसी की फॉर्म में रिटेंड भी रखा जा सकता है। किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। आप सोसाइटी में एक्सपीरियंस करते हैं किसी लॉ को लेके, तो उस बेसिस पे फिर आप लॉ पे इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, आप इसको रिटेन भी कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, सोशोलॉजिकल जूरिस्ट lay emphasize upon social purposes and social goals and expectations which are the law subserves rather upon character of law। तो आपने ये जो करेक्टरिस्टिक है इसका सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का, ये किस चीज़ पे जोर देता है? ये सोसाइटी की लॉ से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको एम्फेसाइज करता है कि जब भी कोई लॉ बनता है तो सोसाइटी उस पर क्या तवक्कुआत रखती है और उससे कौन से सोशल गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। अगर कोई लॉ एक्सपेक्टेड गोल्स अचीव नहीं करता तो फिर वो लॉ तो नहीं ना। ठीक है जी। नंबर 3 इसका ये करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। नंबर 4, सोशोलॉजिकल जूरिस्ट्स लुक ऑन लीगल इंस्टीट्यूशन डॉक्ट्राइन्स एंड परसेप्ट फंक्शनली एंड कंसिडर द फॉर्म ऑफ लीगल परसेप्ट्स as a matter of means only by satisfy greatest good of the greatest number। greatest good of the greatest number यानी greatest good of the greatest number, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदामंद होना चाहिए लॉ। ठीक है। लॉ एज अ सोसाइटी फ़ायदामंद हो। ऐसा एक लॉ अगर इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा फ़ायदामंद है और सोसाइटी के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है, तो सोशोलॉजिकल जो जूरिस्प्रूडेंस है इसका करेक्टरिस्टिक इस चीज़ को वाजे करता है कि लॉ की ये नेचर होनी चाहिए, लॉ का ये काम होना चाहिए, क्योंकि ये नेचर से ज़्यादा इनका फोकस इनका वर्क के ऊपर है। लॉ का ये वर्क होना चाहिए कि वो एज अ ग्रेटेस्ट नंबर के लिए गुड होना चाहिए। ठीक है, ना कि इंडिविजुअल के लिए। तो दीज वर 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। स्कोप इसका क्या है? नंबर 1, द लॉ इज़ नॉट यूनिक बट ओनली वन ऑफ द सोशल कंट्रोल नॉर्म्स। सोशल कंट्रोल्स के जो भी नॉर्म्स हैं ये उनमें से एक है। ठीक है, ओनली वन है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ है, इट्स एवरीथिंग, नहीं, ये एवरीथिंग नहीं है। तो ये उनमें से एक है सोशल कंट्रोल करने के लिए। नंबर 2, दैट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स of the present times cannot be solved by means of the existing law। जो मौजूदा लॉ है वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है। नंबर 3, दैट द लॉज इन द बुक्स एंड स्टैट्यूज कंटेनिंग फॉर्मल रूल्स लेजिस्लेशंस एंड एक्सपोजिशंस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नॉट वेयर द रियल लॉ इन सोसाइटी इज टू बी फाउंड। वो कहता है कि लॉ जो है इसका स्कोप ये भी है कि लॉ जस्ट किताबों में और लिखे हुए जो हमारे पास पढ़े हुए आइन की किताबें हैं उनमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उसके आगे जाके सोसाइटी में भी देखता है कि कहाँ पे लॉ है और कहाँ पे लॉ नहीं है। ठीक है जी। नंबर 4, द लॉ इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक बॉडी ऑफ रूल्स इन देमसेल्व्स बट आर रिलेटिव टू टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। That there is such a thing as social justice, however view differ greatly as to what constitutes social justice and the achievement therefore। लॉ जो है वो टाइम के साथ, प्लेस के साथ, सोसाइटी के साथ उसको अपडेट किया जाए, उसमें अमेंडमेंट्स की जाएँ। ठीक है, ये कोई एब्सोल्यूट या स्टैटिक बॉडी नहीं है। ठीक है, ताकि सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस परफॉर्म हो। और सोशल जस्टिस सोसाइटी जैसे जैसे तरक्की करेगी तो सोसाइटी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उनको डील करने के लिए, सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए लॉ जो है ये भी अपडेट हो। ठीक है जी। ये इसका स्कोप था, दायराकार था लॉ का, इसका सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का। अच्छा, अब ये है कि सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है इसकी इमर्जेंस कैसे हुई, ज़हूर इसका कैसे हुआ।
following factor responsible for the emergence of the sociological school of jurisprudence. They can be summarized as follow. Number one, mental bankruptcy of analytical approach to meet the social demands of modern society. मॉडर्न सोसाइटी की जो सोशल डिमांड्स हैं उसको मीट करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए जो पुराना तरीका है, एनालिटिकल अप्रोच है लॉ की, जूरिस्प्रूडेंस की, वो काम नहीं कर रही। ठीक है, तो इसके लिए सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस ज़रूरी है ताकि सोसाइटी में हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लॉ डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, एक तो ये वजह थी कि मॉडर्न सोसाइटी की जो सोशल डिमांड्स थी उसको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा था पुराने एनालिटिकल तरीके से। ठीक है, नंबर टू, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट एंड द नीड ऑफ रिकॉन्साइल दैम। तो एक ये भी इसकी इमरजेंस की वजह थी सोशल जूरिस्प्रूडेंस की, सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस की, कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं और जो सोशल इंटरेस्ट हैं, इज्तमाही जो दिलचस्पियां हैं और जो इनफरादी दिलचस्पियां हैं, वो डिफरेंट हैं। ठीक है, और उनको रिकॉन्साइल करना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए। उनको इकट्ठा करने का काम भी सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के बगैर नहीं पॉसिबल। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट दोनों को रिकॉन्साइल करना। नंबर थ्री, इंटर कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। अब देखें, लॉ जो है ये सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, ना सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बल्कि सोसाइटी को स्मूथली ग्रूम करने के लिए, तरक्की करने के लिए, सोसाइटी में बसने वाले, रहने वाले लोगों का एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन और एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंसी और उनका अच्छा मेल जोल और अपना जो उनका पर्सनल और उनका एक सोशोलॉजिकल डिफेंस है, जो तहफ़्फ़ुज़ है, उसको बरकरार रखने के लिए लॉ होता है। ठीक है, तो ये लॉ सोसाइटी के लिए होता है, तो इसलिए सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत पड़ गई कि लॉ जो है वो जस्ट किसी एक इंडिविजुअल बैठे बैठे उसने जो लिख दिया, तो ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि ये रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और ये सोसाइटी बेस्ड होना चाहिए, सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए। नंबर फोर, वर्क्स ऑफ द अर्लीस्ट पाइनियर। अच्छा, अर्लीस्ट पाइनियर तो आपको पता ही है, जो हैं, बेंथमिन है, रैनर है, वेबर है, कॉम्टे है और एरलिक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जूरिस्ट को डिस्कस करेंगे, वो जूरिस्ट जिन्होंने सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो स्कूल ऑफ सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस पे काम किया। ठीक है, तो हमारे पास 5 नाम हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बार बार आते हैं। डिगिट का नाम है DUGUIT, डिगिट। नंबर 2, एहरलिक, EHLRICH, एहरलिक। नंबर 3, पाउंड, POUND, पाउंड। नंबर 4, एहरिंग, IHERING, एहरिंग। एंड नंबर 5, कॉम्टे, अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा टच देंगे, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि इनके सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस में इनका क्या काम है, इन्होंने क्या वहाँ पे अपना रोल क्या प्ले किया है। सबसे पहले एहरलिक के बारे में पढ़ेंगे। मैन इन एसोसिएशन विद सोसाइटी। वो कहता है कि मैन जो है ना, मैन और सोसाइटी एक ही चीज़ है। मैन इज़ एसोसिएटेड विद सोसाइटी, वो लिविंग लॉ की बात करता है। उसकी एक जो टर्म हमें दी है, लिविंग लॉ, वो कहता है कि सोसाइटी में बसने वाले जितने लोग हैं उन सभी के अपने अपने राइट्स हैं, उन सभी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, उन सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो इनको ज़हन में रखते हुए जो एक लिविंग लॉ होना चाहिए, लॉ लिविंग होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे अब मतलब सोसाइटी चेंज हो रही है, जितने भी लोग सोसाइटी में, जितनी तरह के भी लोग हैं, तो उन सभी के हिसाब से लॉ होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा जी, नंबर 2 पे हम करेंगे जी पाउंड को। पाउंड का काम थोड़ा ज़्यादा है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है वैसे ना। रोस्को पाउंड एज अ सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस स्कूल ऑफ थॉट। रोस्को पाउंड जो है ये सोशल इंजीनियरिंग की बात करता है। तो इंजीनियर क्या काम करते हैं? इंजीनियर किसी इल्म को पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल उसका करते हैं और प्रैक्टिकल करने के बाद फिर उसको मज़ीद अपडेट करते हैं। उसी की बना पर वो नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करते हैं और बड़ा उनका एक्सपेरिमेंटल और टेक्निकल वे होता है। तो वो कहता है कि लॉ जो है
बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो हमारे पास लॉ है उसकी जस्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है, और वो बॉडी ऑफ नॉलेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं है। और ये बॉडी ऑफ नॉलेज सोसाइटी में बैलेंस के लिए है। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉ जो है वो मैक्सिमम हैप्पीनेस दे और मिनिमम वो फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो मैक्सिमम बैलेंस के लिए हमें एग्जांपल है हमारे पास, जिस तरह के हमारे आइन में है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इसकी हर इंडिविजुअल के पास राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और स्टेट के पास राइट है रेस्ट्रिक्शन लगाने का, पाबंदी लगाने का। अब इन दोनों में बैलेंस जो होगा ना वो काम है लॉ का। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इंडिविजुअल कुछ भी बोल सकता है, लेकिन स्टेट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा, अब स्टेट जो है वो इतना भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती कि बंदा बोले ही नहीं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में कोई बंदा ऐसा भी नहीं बोल सकता जिससे स्टेट को नुकसान हो। तो ये इसको आगे मज़ीद वो इसको 5 पार्ट्स में आगे कन्वर्ट करता है। वो कहता है जी क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ पेटेंट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो वो हमें कहता है क्रिमिनल लॉ की जब बात करता है कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो लोग एक दूसरे का प्रॉपर्टी का, एक दूसरे की लाइफ का, एक दूसरे की किसी भी चीज़ का नुकसान ना करें। ठीक है ना, तो इस मकसद के लिए एक लॉ बनाया गया, वो है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ। अच्छा, और फिर वो कहता है कि लॉ ऑफ पेटेंट, अगर कोई बंदा कोई ईजाद करता है, कोई ऐसा काम करता है जिससे स्टेट को फ़ायदा है, उससे वो ख़ुद भी फ़ायदा उठाए, तो ये है लॉ ऑफ पेटेंट। अच्छा, इस तरह सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ वादे करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके माहदे होते हैं, कंट्रीज़ के माहदे होते हैं, तो उन माहदों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। ठीक है, इस तरह लॉ ऑफ टॉर्ट, अगर किसी बंदे से कोई गलती सरजद होती है, किसी का कोई लॉस कर देता है, तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा उसका। ठीक है ना, तो ही जाके उसका वो हर्जाना देगा, उस गलती का एतराफ़ करे, उसका हर्जाना दे, तो फिर ही जाके वो चीज़ें कंट्रोल में होंगी। तो लॉ ऑफ टॉर्ट इसको डील करता है। फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की वो बात करता है। वो कहता है कि सोसाइटी में अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है, तो आप उसको लेके नहीं आ आप उस तो इसको रोकने के लिए, इस चीज़ को रिज़र्व करने के लिए जो आपका राइट है कि आप इस चीज़ को जो है सेव करें, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यही है। ठीक है, तो इस तरह वो कहता है कि सोसाइटी में ये जो चीज़ें हैं ये मैक्सिमम जो है बैलेंस लेके आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास रॉस्को पाउंड का जो उनका वर्क है एज आ सोशोलॉजिकल जूरिस्ट। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी अगस्ट कॉम्टे, ये फाउंडर हैं सोशोलॉजी के। सोशोलॉजी की टर्म को सबसे पहले अगस्ट कॉम्टे ने ही डिस्कस किया, इन्होंने ही बोला था। उसके बाद और अगस्ट कॉम्टे जो है इनकी ऑर्गेनिक थ्योरी है। ये कहते हैं कि जी सोसाइटी ऑर्गेनिक होगी, जितनी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगी, वेल डिज़ाइंड होगी, उतनी ही ज़्यादा वो ग्रूम करेगी। और जो लॉ है, लॉ बेसिकली सोसाइटी को बाउंड करता है ऑर्गेनिक वे में, उनको आपस में वो एक यकजान बना के रखता है। और इस तरह जितना ज़्यादा कोई लॉ फोर्सफुल होगा उतना ज़्यादा सोसाइटी तरक्की करेगी। तो इनका ऑर्गेनिक थ्योरी है इसकी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिगिट नंबर 4 पे। डिगिट जो है ये बेसिकली कॉम्टे और डरखाइम जो है, कॉम्टे और डरखाइम, उनकी थ्योरीज को एक करके एक नई थ्योरी देता है। कॉम्टे का तो हमने पढ़ लिया है। डरखाइम के स्पेलिंग देख लें, DURKHIEM, डरखाइम। डरखाइम जो है वो बेसिकली 2 नीड्स की बात करता है। सोसाइटी में 2 नीड्स, इंडिविजुअल नीड और सोशल नीड। तो वो कहता है कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इंडिविजुअल और सोशल नीड को इसी पे जब डिगिट आगे बात करता है तो वो कहता है कि इसने जो हमें टर्म दी है वो है सोशल सॉलिडेरिटी की। सोशल सॉलिडेरिटी, वो कहता है जी लोगों की आपस में जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी होगी, एक दूसरे के साथ लोग बेनिफिट्स को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा सोसाइटी के लिए ये मुफीद होगा। और जो लॉ है वो ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों की इंटरडिपेंडेंसी को बढ़ाए। ठीक है, तो ये टर्म यूज़ करता है सोशल
सॉलिडेरिटी की। इवन के वो इंडिविजुअल से हट के इंडिविजुअल को भी वो कहता है कि उनके उनके ऊपर भी वो कहता है कि जी एक राइट है जो हर सिटीज़न के पास होता है, और वो राइट है ड्यूटी, टू लिव इन स्टेट, टू वर्क फॉर स्टेट, और यही है सोशल सॉलिडेरिटी। इवन के वो कहता है कि स्टेट के ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि वो भी सोशल सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करे और इंडिविजुअल को और सोशल सोसाइटी को एज अ होल का राइट दे। अगर इंडिविजुअल और सोसाइटी का कहीं पे दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ये कहते हैं कि जी सोसाइटी पे आप काम करें, इंडिविजुअल को छोड़ दें, आप ऐसा आपका एक्शन हो जो कि सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में एरिंग आ जाता है। एरिंग इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये एनालिटिकल और सोशियोलॉजिकल दोनों को इकट्ठा करता है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है ये भी सोशल इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल के जो भी सोशल इंटरेस्ट हैं उनको ये करता है। ठीक है जी, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर फॉर सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। हमने इसमें इसका डेफिनेशन कर ली, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने जनाब अली करैक्टरिस्टिक्स कर लिया सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का करैक्टरिस्टिक्स, और इसके अलावा हमने इसका स्कोप किया सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट 5 सोशोलॉजिकल जूरिस्ट्स हैं हमने उनको, उनकी थ्योरीज़ को, उनके काम को पढ़ लिया। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट, इट्स इनफ फॉर अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स ऑफ सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सोसाइटी को, लॉ को, जूरी को, इन चीज़ों के मतलब पूछा जाता है, सवाल को वो आजकल बड़ा वो ऊपर नीचे करके वो लिखते हैं, बड़ा एनालिटिकल वे में पूछते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर सोसाइटी की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, लॉ की बात हो रही है, जूरी की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस वाला यही होगा। ठीक है जी।